Good morning, everyone. वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, कल असम, पुडुचेरी और केरला में चुनाव हुए। एंड एक बात जो सबसे बढ़िया यहाँ से निकल के आई वो ये थी कि वोटिंग परसेंटेज हर पर्टिकुलर स्टेट में काफ़ी अच्छा रहा। जैसे अगर हम बात करें केरला की, तो 78% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट रहा। उसी तरह से अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो लगभग 90% यहाँ पे रहा। एंड असम में भी 85% से ज़्यादा नंबर देखने को मिला। अब ये अच्छी बात है कि लोग जो हैं वो वोट करने यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहे हैं, दे आर वोटिंग। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ चलो एक छुट्टी मिल गई, अपना जो उनका मत है उसका अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टर्नआउट के बढ़ने के पीछे एक दूसरा कारण और भी है, विच इज रिगार्डिंग द SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे नाम जो थे वो इस इंटेंसिव रिवीजन के अंतर्गत काटे गए थे। जब वो नाम कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ना ही है। बट एक वो रीजन, और दूसरा लोगों के अंदर जो एक तरह से अवेयरनेस आई है कि नहीं, हमारा वोट है, हमारा अधिकार है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उस वजह से भी परसेंटेज ये बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब नेक्स्ट मंथ इसके चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे कौन जीतता है। बट टर्नआउट बढ़ना डेफिनेटली वोटर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी बात है। दोस्तों, डेट है आज की 10 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है ना, वो है स्टडी ऑन एग्रीकल्चरल ओरिजिन्स इन द गंगा प्लेन। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। इसको थोड़ा समझेंगे कि पहले तो देखो, नोटिस करना, आप सब लोगों ने अपनी जो क्लासेस थी पहले, मतलब 7th 8th क्लास में, आप लोगों ने पॉलिनेशन के प्रोसेस को आपने सुना होगा, है ना, पढ़ा होगा। उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स के बारे में भी हम यहाँ पे सुनते हैं। होता क्या है ना कि जैसे पॉलन जो होता है वो एक तरह का सब्सटेंस होता है जो हमारे जो प्लांट्स हैं, बेसिकली आपके ट्रीज, आपके ग्रासेस, वो सब प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। जो पॉलन होता है वो स्टेमन जो होता है मेल पार्ट वो क्रिएट करता है, फिर आगे जाके ये आपके विंड के माध्यम से, बीज के माध्यम से, जो मधुमक्खियां होती हैं उनके माध्यम से ट्रांसफर होता है जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट्स का पिस्टल, वहां पर। ये पॉलिनेशन का प्रोसेस आप सब लोग जानते होंगे। आज हम पॉलिनेशन डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक बेसिक आइडिया हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। अब पॉइंट पता क्या है, अगर हम इन पॉलन का एनालिसिस करें, उसके माध्यम से हमें एक आइडिया मिल सकता है कि किसी जगह के ऊपर क्या कभी खेती होती थी या नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी करना है या और किसी चीज़ को स्टडी करना है, क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर था या नहीं था। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, अगर हमारे पास कुछ क्रॉप पॉलन मिल जाए तो उसके माध्यम से हमारी स्टडी अच्छी हो पाएगी। हम देख पाएंगे कि किस तरह की उस टाइम पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी, वेजिटेशन में क्या क्या बदलाव आया, ह्यूमन सेटलमेंट की प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई, राइट। तो ये सब चीज़ें थी। अभी क्या हुआ है ना, अभी भारत ने अपने लिए एक नया मेथड यहाँ पे बनाया है जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर के ओरिजिन को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब ये इतना खास क्यों हो जाता है? ये खास इसलिए है क्योंकि देखो, अभी तक ना दिक्कत पता क्या आती थी, हमें समझ नहीं आता था कि कौन सा पॉलन जो है वो कल्टीवेशन से है, मतलब जो इंसानों ने खुद उगाया है, वर्सेस जो अपने आप वाइल्ड ग्रास जो अपने आप उग गया है। तो इसमें दिक्कत आती थी। पर यहाँ पर हमने जो नई स्टडी करी है उसने यहाँ पर एक प्रॉपर तरीका यहाँ पे बना दिया है, उससे हमें पता लग पाएगा कि कौन सा इंसानों ने यहाँ पे उगाया था। इसमें पाया ये गया है कि जो भी हमारे सीरियल पॉलन होता है, चाहे आपका वीट का हो, राइस का हो, बार्ली हो, मिलेट्स हो, वो थोड़ा लार्जर होता है एज कम्पेयर टू वाइल्ड ग्रास, ठीक है। तो एक जो लंबे समय से एक दिक्कत फेस हो रही थी उसको हमने यहाँ पे ठीक किया है। एंड एट द सेम टाइम ये जो स्टैंडर्ड है ये पहला भारत स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। अभी तक हम यूरोपियन मॉडल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब हमने भारत ने अपना खुद का एक यहाँ पे मॉडल जो है, जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे डेवलप कर लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ ये प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो उसके साइज की वजह से आ रही थी, क्योंकि जो सीरियल क्रॉप के पॉलन होते हैं और जो वाइल्ड ग्रास पॉलन होता है वो काफी हद तक सिमिलर होता था, राइट। अब ये जो आपका स्टडी करी गई है ये है बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस, इनके द्वारा, इनके जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा करी गई है। अब एक डाउट आपके दिमाग में आएगा, सर ये पेलियो साइंस क्या होता है? देखो, पेलियो पेलियो मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम धरती के जो पास्ट के ऊपर स्टडी करते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम पेलियो साइंस। अब इसके माध्यम से हमारे प्लेनेट की क्या हिस्ट्री रही है,
क्या क्या लाइफ फॉर्म्स हैं, कैसे क्लाइमेट सिस्टम समय के साथ बदला है, ये हर एक चीज़ को स्टडी करने के अंदर जो पेलियो साइंस है वो हमारी मदद करता है। तो ये स्टडी के बारे में थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है किंग फाद कॉजवे। इसको ना लोकेशन के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे समझना। देखो, कई बार हमने इस रीजन की बात करी, राइट। आप सबको पता होगा कि यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट। ये डिस्कशन हमने कई बार कर चुके हैं इनके बारे में, पर आज जो हम डिस्कशन करेंगे ना वो दरअसल में इस रीजन को करेंगे। देखो, ये वाला देश कौन सा है, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बहरीन, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको जूम इन करूं, देखो मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं ना, इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर किंग फॉद कॉजवे बनाया गया है। एक तरफ सऊदी अरेबिया हो गया, एक तरफ हो गया बहरीन, इसको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर किंग फॉद कॉजवे। ये देखने में ऐसा दिखता है, ठीक है, पिक्चर्स में अगर हम देखने की कोशिश करें। अब पॉइंट बता क्या है, अभी जब वेस्ट एशिया के अंदर टेंशन हुए हैं, ये जो ईरान इसराइल और यूएस का जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच में किंग फॉद कॉजवे को भी टेम्परेली बंद कर दिया गया था। पर इसकी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये 25 किलोमीटर लंबा एक मैरीटाइम ब्रिज सिस्टम है, इस तरह से 25 किलोमीटर लंबा है, जो सऊदी अरेबिया और बहरीन को यहाँ पे कनेक्ट करता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ के आपको देखने को मिल जाएगा, और बहरीन का एकमात्र रोड कनेक्शन है अरेबियन पेनिनसुला के साथ, जैसा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी था। अब ये जो बनाया गया था, इसमें सऊदी अरेबिया और बहरीन दोनों ने मिलकर बनाया है। 1982 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, एंड 1986 में यहाँ पे इसको लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। अब इसमें 5 ब्रिज हैं, 7 एम्बैंकमेंट्स हैं, चलो इतना तो याद नहीं रखना। और साथ साथ एक यहाँ पे इसमें एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी है, जहाँ पर कुछ भी लोगों के लिए फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। तो एक तरह से लाइफलाइन की तरह काम करता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी ये बढ़ाता है, ट्रेड टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट होगा, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जब कभी मान लो कुछ डिस्ट्रप्शन आ जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर, तो एक लैंड कनेक्टिविटी के रूट के तौर के ऊपर जो किंग फॉद कॉजवे है वो यहाँ पे पॉइंट रोल यहाँ पे प्ले कर देता है। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है एक्साइज साइक्लोन 4 के बारे में। अब सबसे पहले तो ये समझो कि जो एक्साइज होती है ना साइक्लोन, ये भारत और इजिप्ट के बीच में होती है। एक साल इंडिया में, एक साल आपकी इजिप्ट में। जैसे पहली जो एक्साइज हुई थी वो 2023 में हुई थी जैसलमेर राजस्थान के अंदर। अब इसकी चौथी एक्साइज जो हो रही है वो आपको यहाँ पे इजिप्ट में अंशाज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको डेजर्ट और सेमी डेजर्ट कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो भारत की तरफ से यहाँ पर 25 पर्सनल आपको देखने को मिल जाएंगे भारतीय आर्मी से, और ऐसे इजिप्शियन स्पेशल फोर्सेस के भी जो लोग हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों देश साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आपस में पार्टनरशिप को, मिलिट्री टाइज को और इम्प्रूव करना है, उसमें इस एक्साइज साइक्लोन 4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हो रही है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है ल्यूनर रिंग प्रोजेक्ट के बारे में। थोड़ा सा इसको समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है, पर उसको समझने से पहले मैं आपको स्पेस बेस्ड सोलर पावर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, आप इस बात को समझो, आप लोगों ने ना कई बार देखा होगा कि जमीन के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं इस तरह से, है ना। बड़े बड़े एरियाज के ऊपर इस तरह से सोलर पैनल लगाए जाते हैं। पर्पस यही होता है कि जमीन पर सनलाइट आएगी, एंड उस माध्यम से हम इन सोलर पैनल के थ्रू हम यहाँ पर सोलर एनर्जी हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है। ये चीज हम अभी फिलहाल दुनिया में चल रही है, पर क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? जवाब है हाँ। क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? देखो, हम धरती पे सोलर पैनल लाने की जगह क्यों ना एक काम करें, हम स्पेस के अंदर ही सोलर पैनल डिप्लॉय कर दें। सोचो, जमीन पे ना लगाएं हम सोलर पैनल, हम स्पेस पे लगा दें बहुत सारे सोलर पैनल। पॉइंट आता है उससे क्या होगा? देखो, उससे बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है? अब देखो, जमीन के ऊपर क्या होता है, जमीन के ऊपर रात हो जाती है, क्लाउड्स आ जाते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर की वजह से सोलर एनर्जी का लॉस हो जाता है। बट ये सारी दिक्कतें हमें स्पेस में नहीं आएंगी। वहां पर 24 घंटे हम यहाँ पर सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत एक ऐसा कह लो कि 24/7 कंटिन्यूअस मतलब सोलर एनर्जी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, अगर हम स्पेस के अंदर सोलर पैनल को यहाँ पे डिप्लॉय कर दें। अब सवाल आता है कि चलो वहां पे लगा तो दिए किसी तरह से, पर होगा क्या? अरे उस एनर्जी को हम माइक्रोवेव या लेजर बीम में कन्वर्ट करेंगे और धरती पे ट्रांसमिट करेंगे।
इससे कोई एटमॉस्फेयर का नुकसान नहीं होगा, कोई रात के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पे है स्पेस बेस्ड सोलर पावर। अब हमारे बीच में ये डिस्कशन चल रही है कि हम क्यों ना इसकी तरफ बढ़ें, कि कंटिन्यूस हमारे पास सोलर एनर्जी यहाँ पे होनी चाहिए। और उसी के लिए ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लूनर रिंग प्रोजेक्ट। अब इसमें पता क्या है, हम जो है ना, हम दरअसल में मून के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करें, लूनर का मतलब ही मून के कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो दोस्तों जापान जो है ना, वो इसमें एक लूनर रिंग एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। इसके माध्यम से बहुत बड़े स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो यहाँ पे लगाया जाएगा। कहाँ पे? मून के आसपास। ठीक है, जैसे इसमें आपके एनर्जी सिस्टम्स हो गए, आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गए, ऑर्बिटल स्टेशन होंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मून के आसपास यहाँ पे लगाई जाएंगी। एंड इस तरह से लगभग 11,000 किलोमीटर लंबी एक बेल्ट होगी सोलर पैनल की मून के इक्वेटर के आसपास, जिससे सोलर एनर्जी हम यहाँ पे लेंगे। इससे लगभग हमेशा हमारे पास सनलाइट हमारे पास आती रहेगी। एंड हम मून की रोटेशन का, उसके ऑर्बिटल का भी इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को, ताकि हमारे पास अनइंटरप्टेड एनर्जी आती रहे। फिर उसको हम यहाँ पे माइक्रोवेव में कन्वर्ट करके धरती पे लाते रहेंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए रोबोट्स का, ऑटोमेटेड सिस्टम्स का भी इस्तेमाल होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, मान लो कुछ मिट्टी वगैरह की जरूरत पड़े, तो वहां पर हम धरती से कोई मिट्टी नहीं लेके जाएंगे, वहीं से मून से हम यहाँ पे जो सॉइल है ना, जिसको हम बोलते हैं इन सीटू, जहां पर हम गए हैं वहीं से हम अगर कुछ लें तो उसी को बोलते हैं इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो मून से ही हम यहाँ पे मिट्टी वगैरह ले लेंगे, rather देन कि हम धरती से कोई चीज़ यहाँ पे ट्रांसफर करें। तो एक तरह से एक क्लीन एनर्जी सोर्स हमारे लिए हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बिल्कुल नहीं होगा। और एक तरह से आगे जाके मान लो कि हमारे बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे और लूनर कॉलोनीज हैं, उनके लिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये लूनर रिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे कर पाएगा। तो ये जो बात है ना स्पेस बेस्ड सोलर पावर के बारे में, आई होप आपको ये समझ आई होगी। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने रिगार्डिंग SMOPS 2026। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म पढ़ो। देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस 2026। अब पॉइंट पता क्या है, ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है ये दरअसल में बेंगलोर में हो रही है 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में। अब यहाँ पर क्या है ना, जैसे इसने आपने फुल फॉर्म में भी इसकी पढ़ा, तो दुनिया भर के जो आपके स्पेस एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि वो डिस्कस कर पाएं क्या, मिशन ऑपरेशन, स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन यहाँ पे डिस्कस कर पाएं। अब ये पहले भी हुआ था और इस बार इसका ये दूसरा एडिशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसको इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा आपका एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ये सारे मिलकर इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इसके माध्यम से क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे कैसे एआई का इस्तेमाल, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल, ऑटोमेशन का इस्तेमाल होगा हमारे अलग अलग मिशन ऑपरेशंस के लिए। एंड कैसे कैसे नए नए इनोवेशन के माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ जो हमारी समस्याएं आती हैं, चाहे आपकी साइबर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में हो, स्पेस ट्रैफिक, स्पेस डेब्रिस की हो दिक्कत हो, उन सबको टैकल करने में कैसे आपस में मिलकर काम किया जा सकता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। ठीक है, तो उससे एक नई स्पेस इकॉनमी यहाँ पे जनरेट होती है, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा आने वाले टाइम के अंदर, यंग प्रोफेशनल्स भी आपस में आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं। यही है आपका SMOPS 2026। अगला टॉपिक है हमारे सामने, राइज इन इंडियाज विंड एनर्जी। देखो, अगर हम बात करें ना विंड एनर्जी की, तो आप लोग जानते होंगे कि विंड एनर्जी में अभी जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है ना, वो दरअसल में चाइना है। चाइना लीड करता है यहाँ पे लगभग 650 गीगावाट कैपेसिटी के साथ। फिर आपका USA आ जाता है, फिर आपका जर्मनी आ जाता है। उसके बाद बात आती है भारत की। भारत दुनिया में चौथे नंबर के ऊपर है विंड एनर्जी के अंदर। हमारे यहाँ पे लगभग 56, ठीक है 50 से ज़्यादा है अब तो, 56 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको रफली विंड एनर्जी की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उसमें आपका गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाते हैं। विंड एनर्जी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अब पॉइंट पता क्या है, भारत ने अच्छा काम किया है पिछले 1 साल के अंदर विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर। जैसे अगर हम बात करें ना, तो हमारा 6 गीगावाट विंड एनर्जी का एडिशन हुआ है। एंड अगर आप नोटिस कर पाओगे, पिछले साल ये नंबर लगभग 50 गीगावाट था, अब ये बढ़कर आप नोटिस कर पाओगे ये लगभग 56 गीगावाट को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। एंड इसीलिए भारत आगे चौथे नंबर के ऊपर यहाँ पे अब आज के टाइम के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेक्टर है रैपिडली एक्सपैंड हुआ है। ऑलरेडी हमने 5.5 गीगावाट एडिशन किया था 2016-17 के अंदर, पर उसके बाद हमने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। एंड इस बार हमने 6 गीगावाट से भी ज़्यादा जो है विंड एनर्जी के अंदर कैपेसिटी एडिशन यहाँ पे किया है। और विंड एनर्जी पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हमें 2030 तक
500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमें अचीव करनी है, उसके लिए विंड एनर्जी को और अच्छे से एक्सपेंड करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये थी कुछ टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उनमें एक था वर्ल्ड हेल्थ डे के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू फॉर्म हुआ था। अब सुनना मेरी बात, डब्ल्यू फॉर्म तो 1948 में हुआ था, पर जो वर्ल्ड हेल्थ डे था ना, वो दरअसल में हमने 1950 ऑनवर्ड्स हमने मनाना सेलिब्रेट किया था, ताकि दुनिया भर के अंदर जो प्रायोरिटी के मतलब जो हेल्थ कंसर्न्स है उनको हम यहाँ पे लोगों के सामने हाईलाइट कर पाए, इन चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज कर पाए। तो स्टार्टिंग इस डे की 1950 से हुई थी, डब्ल्यूएचओ पहले बन गया था 1948 के अंदर, इसलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में, तो बिल्कुल इन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे अपोज किया था, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड उस तरह से अगर हम बात करते हैं वन हेल्थ अप्रोच की, तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया भी था कि कैसे ह्यूमंस को, एनिमल्स को और एनवायरमेंट हेल्थ को यहाँ पे ये कंबाइन करता है, ताकि दोनों तीनों को हम यहाँ पे साथ में मिलकर यहाँ पे काम कर पाएं, क्योंकि एक जो चीज़ है ना वो दूसरी चीज़ को डेफिनेटली इंपैक्ट करती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।